नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। और जैसे कि 7 मई को यहाँ चुनाव होना है और देखना है कि बरेली की जनता आखिरकार किन किन मुद्दों पे वोट देती है, क्योंकि जनता ही एक ऐसी चीज़ है जो वोटर जो है वो बोलेगा और पब्लिक का जो है रुझान क्या है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को रखता है। तो हमारा एक खास प्रोग्राम है कि वोटर बोलेगा और राज खोलेगा। इसमें बरेली की जनता हमारे साथ मौजूद है। हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या वो मुद्दे रहेंगे, कौन सी वो चीज़ें रहेंगी जो अभी तक बरेली की जनता नहीं कर पाई है, अपने नेताओं से नहीं करवा पाई है, और अब उनको फिर दोबारा मतदान करने का मौका मिला है। आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर बरेली की जनता वोट करना चाहती है। सर, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन श्याम भारती है। अच्छा, भारती जी, आप क्या करते हैं? मैं वही काम करता हूँ जो आप करते हो, और लेकिन वैसे भी क्योंकि चुनाव का माहौल हो तो मैं तो आज आपके सामने एज ए वोटर हूँ। अच्छा, तो जैसे कि बरेली का आप माहौल देख रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार 8 बार से जीतते चले आए थे, संतोष गंगवार जी, और उनका टिकट काट कर नए प्रत्याशी को मौका दिया गया है। तो पार्टी ने कहीं ना कहीं एक नया प्रयोग किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है। और अगर केंद्रीय गवर्नमेंट ने, और जो चुनाव समिति होती है इनकी, गवर्नमेंट की समिति होती है चुनाव की, वही डिक्लेयर करती है कि प्रधानमंत्री कौन का कैंडिडेट कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, बाकी प्रत्याशी कौन होंगे। तो अगर उन्होंने किया है तो वो लोग बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान, बुद्धिजीवी लोग हैं। उन्होंने बहुत सोच विचार के और तमाम चर्चाओं के बाद, और बरेली शहर के और जो तमाम लोग हैं जो दूसरी कैबिनेट चलती हैं, कहना चाहिए जो एक पैरेलल सरकार चलती है, जो पैरेलल लोग हैं जो अच्छाई बुराई और सारी चीज़ें बताते हैं, उनसे निर्णय लेने के बाद, उनसे राय मशवरा करने के बाद ही ये निर्णय लिया होगा। तो सही है या गलत है, हम इसके उसमें नहीं जाते, लेकिन चूंकि बदलाव आवश्यक होता है तो उन्होंने बदला है। संतोष जी से पहले कोई और था, उससे संतोष जी आए, अब अच्छा, सतपाल जी। भारती जी का कहना है कि बदलाव बहुत जरूरी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव कर एक प्रयोग किया है, तो हो सकता है कि सफल हो जाए। वहीं मैं दूसरी बात करूं कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं श्री प्रवीण सिंह ऐरन जी, तो किस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, किस तरीके से उनकी सोच रही है, और कैसा उनका कार्यकाल रहेगा अगर वो जीत के आते हैं? एक बार वो जीत भी चुके हैं सन 2009 में। जी, वो जीत चुके हैं, सांसद भी बन चुके हैं, और विधानसभा भी जीते थे, वो मंत्री भी रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। और चूंकि खास बात ये है, देखिए, प्रवीण सिंह ऐरन जी का एक अपना हो रहा है। इंडिया गठबंधन के वो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मिले हुए। वो व्यक्तिगत रूप से बरेली के रहे हैं और काफ़ी काम भी किया है। बरेली में उनका निवास स्थान भी है, उनकी पत्नी भी यहाँ से मेयर रह चुकी हैं, विधायकी की में भी उतर चुकी हैं 2-3 बार। तो एक अच्छा उनका वो है सर्कल। देखिए, हर प्रत्याशी का अपना एक वो होता है, एक अपना सर्कल होता है, एक अपनी पहुँच होती है, अप्रोच होती है। सतपाल जी ज़रूर विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के रहने वाले हैं, लेकिन बरेली में भी उनका रिश्तेदारी है और वो यहीं रहते भी हैं और आते जाते भी रहते हैं। उनका भी अपना संपर्क है, प्रवीण जी का अपना संपर्क है, दोनों का अपना अपना संपर्क है, और दोनों अपने मतदाताओं तक, अपने लोगों तक पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं। लाइन पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, ये तो 4 जून को अंदाजा हो पाएगा, पता लग पाएगा। लेकिन बहरहाल दोनों की जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं। अच्छा भारती जी, तीसरे प्रत्याशी यहाँ से बहुजन समाजवादी के पार्टी के जो है छोटेलाल गंगवार जी, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया था, लेकिन नामांकन उनका खारिज हो गया। तो क्या लगता है कि ये चीज़ें सब एक प्लान के मुताबिक थी, या ऐसा क्या है ये? देखिए, ये तो बड़ी बात है और ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। ये तो वही जाने जो इस मामले में होंगे। हम लोग तो आम जनता, हम इतना नहीं जानते, ना ही हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हमारा काम नहीं है। हम केवल ये देख सकते हैं कि हाँ, नामांकन खारिज हुआ, उसके बाद शांति छा गई, तो संभवतः कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक या कोई बात रही होगी जो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि छोटेलाल जी भी एक बहुत पुराने नेता रहे हैं, खाटी नेता रहे हैं, और तमाम और पार्टियों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अगर वो लड़ते तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाता। अब और भी लोग खड़े हैं, कुछ निर्दलीय भी खड़े हैं, कुछ और पार्टियों से भी खड़े हैं, लेकिन जो मूलतः मुकाबला है वो इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के बीच। अब ये सारा दारोमदार वोटिंग पर निर्भर करता है, क्योंकि पिछले 2 चरणों से वोटिंग बहुत कम हुई है। बरेली की जनता ने प्रधानमंत्री जी के आने पर, माननीय गृहमंत्री जी के आने पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर अपनी संख्या तो बहुत दिखाई, लेकिन उतनी संख्या अगर वोटिंग में दिखाई देगी तभी ये कह पाना ये सही हो वही पाएगा। अभी जो बात हुई वो तीनों प्रत्याशी की हमने बात कर ली, तीनों पार्टियों की हमने बात कर ली। अब मेन बात पे हम आते हैं कि आखिरकार बरेली की जनता जो वोट देगी उनके मुद्दे क्या रहेंगे, या आप जो वोट देंगे वो क्या मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? हाँ, ये बढ़िया सवाल है और बड़ा सवाल है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक निजी मुद्दा होता है, और सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि सांसद का जो एरिया है वो क्या है, क्योंकि हम लोग, तमाम लोग, आप बहुत सारे लोगों से आपने ये सवाल पूछा होगा, तमाम लोगों ने कहा मेरी गली खराब है, गड्ढे बहुत हैं, मेरी लाइट खंबे की नहीं चल रही, ये सब मामला, मेरी नाली गंदी है। ये सब चुनाव मुद्दे होते हैं सभासदी के, नगर निगम के इलेक्शन में।
उससे ऊपरी मुद्दे होते हैं वो विधानसभा वाइज होते हैं, इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। सांसदीय के मुद्दे और ऊपर होते हैं, हमें बड़े बड़े हाईवेज कैसे बनने, कितना कनेक्शन होगा, कॉरिडोर कैसे बनेंगे, हमारे शहर में व्यापार कैसे आएगा, हमारा जो बरेली शहर है वो डेवलप कैसे होगा, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे आएंगी, लोगों को रोजगार कैसे, ये सब सांसद तो के काम लोगों को होते हैं। रोजगार क्या लगता है कि अब मौजूदा में जो पार्टी रही है, सत्ता में जो पार्टी रही है, क्या उसे रोजगार को लेके, व्यापार को लेके, सुरक्षा को लेके, या उन सब सारी चीजों से आप संतुष्ट है जो उन्होंने अब तक किया है? ये भी एक अलग सवाल है, ये इसका जवाब भी किसी एक तरफ खड़ा कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं दूंगा क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं। मुझे लगता है कि हर सरकार की, आप सब लोग भी इस बात को मानेंगे, हर सरकार की अपनी नीतियां होती हैं, उनका अपना फोकस होता है, अपना काम करने का तरीका होता है। उन्होंने कुछ चीज़ों पर काम किया, इस गवर्नमेंट ने कुछ और चीज़ों पर काम किया। रोजगार ऐसा भी नहीं है किसी को नहीं मिला, और रोजगार ऐसा भी नहीं है कि सबको मिल गया। रोजगार का एक प्रॉपर तरीका होता है, इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी देन यू विल गेट जॉब। अगर आप अपने अंदर कहते हैं ना कामयाब बनो, आप बेहतरीन बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। तो आदमी को अपने अंदर स्किल डेवलप करने चाहिए, नौकरी तो उसका इंतजार कर रही है, आप लोग ऐसे ना। ये देखिए, भारती जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि आप काबिल बनो और पीछे पीछे आपकी नौकरी की और कामयाबी भागते हुए आएगी। यहाँ पर कुछ वोटर हैं मेरे साथ, लोग हैं, नवयुवक है। आप क्या नाम है आपका? सलभ शर्मा। शर्मा जी, आपकी उम्र कितनी है इस समय? 24। 24। क्या इससे पहले आपने अभी वोट दिया है? हाँ, बोल रही है। वोट दिया है। इस बार जो आप बरेली में वोट देने जाएंगे, 7 मई को जो चुनाव के लिए मतदान होना है और आप अपना नेता चुनेंगे बरेली का, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिनको आप नजर में रख के वोट देंगे? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, बस हमारे लिए तो बीजेपी नंबर अच्छा, 1। बस बीजेपी है, मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। कोई मुद्दा मांग नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये इनका साफ तौर पे कहना था कि हमें किसी प्रकार से किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, हम बीजेपी को वोट देंगे। यहाँ और लोग भी हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करता हूँ। आप भाई साहब हैं, आपका क्या नाम है? रविंद्र। रविंद्र जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आप अपनी जॉब से संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि संतुष्ट हैं। भाई प्रॉब्लम तो रहती हैं आज की डेट में। अगर जनसंख्या अगर कहें कि एक तरह से 90% जो लड़के हैं, यंग एज हैं, वो 90% जॉबलेस हैं। और आज की डेट में अगर हम कहें कि आज हम पार्क में भी आए हैं, अभी शाम को घूमने आए हैं, तो अगर जितने भी देखेंगे तो जो जॉबलेस हैं वही पार्क में शाम को घूम सकते हैं। बाकी का जो जॉब करते होते हैं तो उनको कोई एक तरह से कहें कि हाँ टाइम नहीं मिलता कि मार्केट। अच्छा, मैं बरेली के जो चुनाव होने वाले हैं, मतदान के माध्यम से आप अपना नेता चुनेंगे, ठीक है? जब आप वोटिंग करने जाएंगे, सबसे पहले उठेंगे तो वोटिंग करेंगे, वोटिंग के बाद आप अपना नेता चुनने का प्रयास करेंगे, तो वो कौन से ऐसे सवाल रहेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको आप सोच कर अपना मतदान करेंगे? देखिए, आज की डेट में अगर कहें कि हाँ आदमी को क्या चाहिए कि जॉब प्लस यानी कि इंफ्रा, एक तरह से कहें हमारा जो सिटी है वो कैसे यानी कि डेवलप हो रहा है, उसमें क्या काम हो रहे हैं आज तक और क्या काम हुए हैं। जो पहले यानी कि कहें 10 साल में जो काम हुए हैं और उससे पहले जो काम हो रहे थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आज की डेट में जो कहें कि हाँ मतभेद कुछ ज़्यादा बड़ा है। तो मतभेद जो जिस कारण जो बड़ा है, और ये जो भी यानी कि कहें कि हाँ मीडिया के थ्रू या कोई भी आपस में जो बातें होती हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये काफ़ी मौजूदा सरकार ने अच्छा काम किया है? क्रिटिकल बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ गलत किया है, लेकिन कुछ जगह उन्होंने गलत भी यानी कि डिसीजन लिए हैं। तो इस कारण जो आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोई खुल के या कोई भी चीज़ें सामने नहीं आ पा रही हैं। वो कोई भी चीज़ें जब होती हैं, आदमी वोट डालने जाता है तो वो मन में कुछ और लेके जाता है, वहाँ कुछ और होता है, तो ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं इन फ्यूचर को डेवलप करने में। अच्छा, देखिए, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा कि बरेली की जनता देखिए किस तरीके से, एक तरीके से क्या कि एक्टिव है, कि जैसे ही कैमरा देखा और माइक देखा तुरंत सब लोग अपना अपने भाव कहने के लिए, अपने अपने विचार रखने के लिए अगर एक बार मैं सबका एक बार कहूँगा कि एक बार सबकी तरफ कैमरा घुमा के देखिए, सारे के सारे युवा हैं, सारे के सारे युवा हैं और सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं यहाँ पर। और बरेली की जनता से मैं बात, देखिए बरेली की बार बार बात आ रही है, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वही बरेली है जिसको पहले बांस बरेली के नाम से जाना जाता था। यहाँ का सुरवा भी मशहूर था। और मैं सभी लोगों से एक बार कहूंगा कि जब भी बरेली का नाम आता था, कौन सा गाना जो है फेमस हुआ था, ये बरेली की जनता ही बताइए, कौन सा गाना फेमस हुआ था यहाँ पर? ये देखिए, झुमका गिरा रे, एक गाना बड़ा ही मशहूर गाना है और वो फेमस हुआ था। जब भी बरेली की बात आती है तो उस गाने का नाम जरूर आता है। प्रियंका चोपड़ा भी यहाँ से निकल कर गई हैं और पूरे देश के अंदर उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। देखिए, और एक नाम और जो मेरी जुबान पे रह गया था आने का, यहाँ पे देखिए सज्जन है, युवा है, क्या क्या नाम है आपका?
मेरा आपका नाम क्या अब्दुल नाम नाम है। अब्दुल्ला, आप क्या करते हैं? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन है। अच्छा, अभी जो आप तीसरा नाम एक बता रहे थे कि कौन है, क्या नाम वो बता रहे हीरोइन थे है आप? दिशा पाटनी। अच्छा, एक कलाकारा है, अदाकारा है, ये वो भी बरेली से बरेली से रही है। निकल देखिए गई। बरेली की क्या शान है, कितने नाम अभी ऐसे हैं जो रह गए हैं, बहुत सारे नाम अभी जो रह गए हैं। अच्छा भैया, आप जो है इस बार 7 मई को वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल तो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहला काम वोट ही डालने का रहेगा। वोट डालने का, उसके बाद दूसरे काम। उसके काम दूसरे अच्छा, करेंगे। दूसरे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बरेली में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको देखकर, जिनको आपको दिमाग में रखकर आप वोट डालने जाएंगे? बरेली के जीते विकास देखने की, कौन आदमी कैसा क्या कर रहा है, उस हिसाब से विकास देख के हिसाब से वोट डालेंगे। अच्छा, इस बार जो मौजूदा सरकार रही है, जी, क्या लगता है आपको, उसने विकास किया है, काम बिल्कुल किया किया, है? बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया। अच्छा, जी। आगे आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, परिवार हर लोग चाहते हैं, जो भी चाहें। परिवर्तन चाहते हैं, जी। ठीक है। और देखिए यहाँ पर बरेली की जनता और भी लोग मेरे साथ हैं, ये युवा है। मैं आपसे सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहता हूँ। अनस नाम है मेरा। अनस, जी। आपने अभी तक वोट दिया है? हाँ, वोट दिया है। अच्छा, ये बरेली में इस बार जो चुनाव है वो तीसरे चरण में है, तो तारीख क्या है, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगा। 7 तारीख में है चुनाव। 7 मई जी, को। 7 तो मई। आप जब वोट अपना डालने जाएंगे तो आस पड़ोस के लोगों को भी वोट डालने के लिए उत्साहित करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। अच्छा, अब मैं आता हूँ सीधे मुद्दे पे कि आखिरकार वो कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप इस बार वोट देंगे? मुद्दा तो ये है, बेरोजगारी का मुद्दा है। वैसे तो सरकार का तो इसमें आज के दौर का देखो तो हिंदू मुस्लिम के अलावा सरकार क्या कर रही है, और बताइए कोई और अच्छा, काम है? सरकार जो है इस समय जो भाषण दे रही है, जो जो भी तुम 10 लेक्चर दिन दे से रही है। देख लो, मोदी जी के बयान क्या आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं। अच्छा। कभी विकास के नाम पे आज तक आए कि हमने नोटबंदी की, हमें वोट दो। ये था कोई अच्छा काम? बताइए आप। नोटबंदी पे आके वोट मांग लें, कभी मांगा? आज तक नहीं मांगे। विकास के नाम पे बीजेपी ने कुछ करा ही नहीं आज तक। सच्चाई तो ये है। जब विकास के नाम पे जब भी जनता सवाल करती है तो बीजेपी शांत हो जाती है। धर्म को लाती है बीच में, बस उसका देखिए, यही काम। ये बरेली की जनता है, सब जानती है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से राजनीति मेरे धर्म के हिसाब नाम से पर नहीं होना बिल्कुल चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अब की बार जो वोट देंगे वो किन किन चीजों को सोच कर देंगे आप? क्या आप परिवर्तन लाएंगे? परिवर्तन जरूर लाएंगे। कोशिश तो परिवर्तन ये लाएंगे। रहेगी कि परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन होता है तभी विकास होता है, न वरना तो फिर तानाशाही हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, जो भी काबिल नेता आपकी नजर में हो उसको ही वोट दीजिएगा, लेकिन वोट जरूर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध वर्जन है। सुबोध। सुबोध जी, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन है। क्या वोट आपने अभी तक दिया है? ऑफकोर्स दिया। दिया है। तो इस बार के जो मुद्दे रहेंगे वो क्या रहेंगे, वो क्या सोच के आप वोट देंगे? वोट तो देना ही है, वोट तो बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अपने इंडिया की, हम्म, हिंदू मुसलमानी। समझ रहे हो? सबसे बड़ा फंडामेंट इस सरकार का यही रहा है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाना, झगड़वाना। बल्कि हम हिंदू हैं, ये सारे मुसलमान हमारे मुल्क के भाई भाई है, भाई। ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया आज तक पता है? कि ये मुसलमान है, इसको मारो, इसको जेल में डालो। अतीक अहमद जैसे जेल में डाल दिए। अरे भाई, वो व्यक्ति थे और उनको जो सजा देनी चाहिए वो देते। ये थोड़ी नहीं एनकाउंटर करा दिया। भाई, बाबा साहब ने कानून बनाया है एनकाउंटर कराने के लिए, नहीं। एनकाउंटर तो तुम्हारा भी हो सकता है कल के लिए। भाई, तुम भी गलत कर रहे हो, वो भी गलत कर। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था, मतलब आप कहना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल भारतीय है जनता पार्टी की सरकार में सही नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू राष्ट्र कैसे बना लोगे आप? हिंदू राष्ट्र बनाओगे, फिर सिख राष्ट्र बनाओगे, मुसलमान राष्ट्र बनाओगे? बताओ, बौद्ध राष्ट्र देश बनाओगे? सबका है। देश सबका है। बाबा साहब ने जो कानून बनाया था, संविधान बनाया था, उसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट दिया था कि भारत सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब की बार जो आप 7 मई को अपने वोट का अधिकार यूज करते हुए और प्रत्याशी की जो किस्मत है वो वोट की मशीन का बटन दबा के चुनेंगे, तो कौन सी चीजें रहेंगी? क्या आप सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? मैं इतने लोगों में खुल के कह रहा हूँ, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। फंडामेंट क्या है भारत में? बीजेपी ने सन 2014 के बाद 18% जीएसटी किस पे लगाया पता है आपको? कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल पे। जबकि विदेशों में यही फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री दिया जाता है। बच्चा जब तक इंटर होता है, बाकी पढ़ाई में नॉर्मल फीस ली जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो पढ़ाई पे जीएसटी 18% है। आम आदमी 5 साल का बच्चा अगर पढ़ाने जाओगे आप तो 8,500 रुपये महीने प्लस गाड़ी का अलग। बताओ कौन पढ़ा लेगा भाई? आप सरकार चला रहे हो, आप सरकारी स्कूलों में टीचरों को सही करो भाई। टीचरों को कमरा लगवाओ, उनमें वीआईपी एसी लगवा दिए, कुर्सियां डलवा दी उन्हें। जब उन्हें कुर्सियां मिलेंगी तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे भाई? बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? जब उन्हें कुर्सियां दे दोगे आप, उनको कुर्सियां हटाओ, सिर्फ एक बंदे पे कुर्सी होनी चाहिए, प्रधानाचार्य पे, अन्यथा किसी पे नहीं। क्योंकि
प्रधानाचार्य का एक औहदा होता है जो बैठने लायक होता है। देखिए सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, बहुत उसको सुधारने की बात ये कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है कि वोटर बोलेगा और राज खोलेगा। देखिए यहाँ इसी प्रोग्राम में चलते हुए हमारे साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। सर मैं आपसे भी कुछ बात, अच्छा ठीक है, देखिए भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ है और युवाओं ने अपनी अपनी बात रखी है और युवा चाहता है कि बहुत से लोग हैं जो संतुष्ट हैं मौजूदा सरकार से, बहुत से लोग हैं जो नाराज हैं। ये तो खैर चुनाव है लग रहा था, लेकिन सभी लोगों से एक अपील है कि 7 तारीख को अपने अपने घर से निकलें और अपने वोट का प्रयोग करें। कैमरामैन साबिर के साथ मैं अरुण जायसवाल, आज की खबर।